वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशंस में से, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में सॉलिड स्टेट की केस स्टडी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था, तो आज ऐसे ही हम सॉल्यूशंस की करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारी इन वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए सभी इम्पोर्टेंट मटेरियल हमारे चैनल पर ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी सबसे पहली केस स्टडी प्रॉब्लम है, दैट इज़ दी। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो हम इसे रीड कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर इसे रीड कर लें अच्छे से। इसमें बताया गया है कि composition of the solution can be described by expressing its concentration. Concentration can be expressed either qualitatively or the quantitatively. Qualitatively, we can say that the dilute or the concentrated solutions, but the quantitatively we have different methods like the molality, mole fraction, mass percentage. In a specified amount of the solvent at a specified temperature, solubility of the solute depends upon the nature of the solute and solvent as well as the temperature and the pressure. ठीक है, तो यहाँ तक उसने क्या बताया गया है कि सोल्यूशन की कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म दैट इज़ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम डिल्यूट और द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिवली अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स के बारे में जानकारी लेनी हो कि सोल्यूट का कितना अमाउंट है सोल्यूशन में, तो हम ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज वगैरह। इसके बाद उसने बताया है कि जो सोल्यूबिलिटी होती है किसी भी सोल्यूट की, जो कि उसका मैक्सिमम अमाउंट हम किसी सोलवेंट में डिसोल्व कर सकते हैं, वो सोल्यूट और सोलवेंट के बिहेवियर पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सभी चीज़ों पर ये डिपेंड हो सकता है। ठीक है, इन जनरल सोल्यूट डिसोल्व्स इन ए सोलवेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। ठीक है, अगर सोल्यूट एंड सोलवेंट में एक जैसी फोर्सेस होती हैं तो वो एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर बट नॉट प्रेशर। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जब हम किसी सॉलिड को डिसोल्व करते हैं इन द लिक्विड, तो उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर बट नॉट ऑन द प्रेशर, क्योंकि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी गैस को हम लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं तो वो प्रेशर पर डिपेंड होगी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास हेनरीज लॉ होता है, और हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है? हेनरीज लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर हेनरीज लॉ ने अपना एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताया हुआ है KH, जिसकी की डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बीच ही सभी आंसर होंगे, इनके साथ रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स वहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमें यहाँ पर मोलैलिटी और सोल्युबिलिटी के साथ रिलेटेड ये वाली प्रॉब्लम बताई गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड जो उन्होंने प्रॉब्लम्स हमसे पूछी हैं। तो सबसे पहला MCQ है कि द 50 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, 50 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज जो है, जिसका के मोलर मास भी हमें ये वाला बताया गया है, कंटेन्स दिस नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल बी। हमें सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्व करनी है, तो आंसर्स में हमें मोलैरिटी में आंसर दिए गए हैं, तो हमें बेसिकली फाइंड करनी है मोलैरिटी। सो आई होप कि आप सबको फॉर्मूला याद होगा। अगर इसके फॉर्मूलाज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोग इसकी फुल रिवीजन वीडियो ज़रूर सुन लीजिए इस चैप्टर की, उसमें से आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऊपर आई बटन में आप लोगों को उसका शो हो रहा होगा लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका ऐड कर दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप लोग उसे सुन सकते हैं। क्लियर है? तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैं अभी सिर्फ इतना लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन
अगर आपकी वॉल्यूम है इन दी ml, ठीक है, तो ml में है अगर वॉल्यूम तो फिर हम ऊपर लगा लेंगे 1000, ठीक है। अब हमें सोल्व करने हैं मोल्स, ठीक है, कि यहाँ पर मोल्स कितने हैं। देखिए मोल्स का एक तो बेसिक सा फार्मूला होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, बट यहाँ पर मास की जगह पर हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स। इतने उन्होंने बताए हैं कि हमारे पास हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22, ठीक है। वैसे 1 मोल में कितने होते हैं मोलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 होते हैं, ठीक है, 1 मोल में। तो हमने डिवाइड में रख लिया जितने 1 मोल में होते हैं एक्चुअल में, ये हमारी है गिवन वैल्यू। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक जीरो बच जाएगी, डिवाइड में बच जाएगा 1/10। तो यहाँ पर अप्लाई कर दें 1/10 हो गए मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज दी 50 ml, तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया 50 इंटू दी 1000, ठीक है। 1000 इसके साथ अगर हम सोल्व कर देंगे सो दिस बिकम्स दी, तो ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हुई तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा, 2 मोलर सोल्यूशन बनेगा ये। तो 4th वन इज़ दी राइट ऑप्शन, 2 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिक से न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल ईजी इनकी सोल्विंग होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ द सल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 10 लीटर ऑफ द डेसीमोलर सोल्यूशन। अब ये क्या होता है डेसीमोलर सोल्यूशन, ठीक है। डेसीमोलर मतलब 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोलर है, मतलब कि हमें मोलैरिटी यहाँ पर दी हुई है। तो मोलैरिटी का फार्मूला हम फिर से वही लिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारी मोलैरिटी यहाँ पर कितनी है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स हमें सोल्व करने हैं और वॉल्यूम हमें यहाँ पर कितनी गई है दैट इज़ दी 10 लीटर, इसलिए हमने 1000 यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 0.1 दैट इज़ दी, ये आंसर आ जाएगा 1। तो हमें कितना ऐड करना होगा सोल्यूट, दैट इज़ दी 1 मोल ओनली। तो 4th वन इज़ आल्सो राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे जो भी MCQs आएंगे उनकी सोल्विंग सिंपल हो सकती है, ठीक है, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सोल्विंग आपकी यहाँ पर ईजिली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कि maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon। ये तो उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अंडरलाइन कर कर रख लेना कि सॉलिड सल्यूट को जब हम किसी सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, क्योंकि सॉलिड सल्यूट है, अगर गैस होती तो ये सभी पर ही डिपेंड करती, बट सॉलिड है तो प्रेशर पर ये नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे है कि वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट KH होती है, उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या सेम रहती है, या पहले इंक्रीज करेगी बाद में डिक्रीज करेगी। तो KH की वैल्यू आप लोगों ने याद रखना है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीजेस अगर हम करते हैं इंक्रीज इन दी टेम्परेचर तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, और गैस की सोलबिलिटी अगर हम हीट कर देंगे मिक्सचर को तो वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी सोलबिलिटी लो हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। ये बात आप लोग इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू दी KH इंटू X, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम X सोल्व करें दैट इज़ दी सोलबिलिटी, प्रेशर ओवर KH। तो इसका मतलब क्या है कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोलबिलिटी उतनी हमारी लो होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, इसी में से है 5th और ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग है पैटर्न, उसमें आपको 3-4 MCQ आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम MCQs में आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है हमें यहाँ पर बताया गया है दैट इज़ दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी of the methane in benzene at this temperature is 4.27 into 10 raised to power 5। तो हम इसको K assume कर लेते हैं, ठीक है। एंड द solubility of the methane in benzene, हमें उसकी solubility सोल्व करनी है, मतलब कि हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर सोल्व करना है अंडर दिस प्रेशर। तो हमें यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी दी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू द
यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन, उसको मैं यहाँ पर C लिख लेता हूँ। तो हमें C सोल्व करना है, सो C इज इक्वल्स टू P ओवर K आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड में हम रख देंगे 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे 760 डिवाइडेड बाई दी 4.27 और ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो इसको आप लोगों ने डिवाइड कर कर सोल्व करना है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 178 के आसपास आ जाएगा। हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से इसे बनाएंगे, इसकी नोटेशन को चेंज कर देंगे, तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 1.78 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ही इसकी सोल्विंग मतलब इसकी डिवाइड की हुई थी, आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो आपका ये आंसर ईजिली हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बाद है इसी में ऑप्शन के साथ है एक और प्रॉब्लम के KH वैल्यू फॉर द आर्गन, CO2 गैस, HCHO एंड CH4, इन सभी गैसेस के लिए हमें KH की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अरेंज दीज गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोलबिलिटी, ठीक है। किसकी सोलबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, आप लोगों ने यहाँ से एक सिंपल सा रूल याद रखना है, ठीक है। KH की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ठीक है, जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी उतनी ही सोलबिलिटी हाई होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, ठीक है। उतनी सोलबिलिटी होगी यहाँ पर लार्ज, ठीक है। तो मतलब जिसकी KH की वैल्यू सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये वाली बनेगी 1.83 इंटू 10 रेज टू पावर -5, दैट इज़ दी HCHO। तो इसकी सोलबिलिटी होगी सबसे हाई, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद छोटी वैल्यू है ये वाली सबसे एंड वाली, यानी कि मीथेन की, तो उससे लो होगी मीथेन, तो यही हमारा ऑप्शन आ रहा है थर्ड वन, ठीक है। तो उसके बाद CO2 और सबसे लो सोलबिलिटी होगी आर्गन की, क्योंकि आर्गन की जो है वो KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 40.39 है, तो उसकी सोलबिलिटी सबसे लो होगी। तो ऐसे आप लोगों ने इसे याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं, सेकेंड केस स्टडी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो नाउ दिस केस स्टडी प्रॉब्लम इज related with the vapor pressures of the liquid Rolle's law and the ideal non-ideal solutions, ठीक है। So vapor pressure of the liquid or a solution is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature। वेपर्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं विद इट्स सोल्यूशन और द लिक्विड, उस टाइम पर उतना जो उनका प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, ठीक है। The non-volatile solute in the solution reduces the escaping tendency of the solvent molecules। जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सोलवेंट मोलिक्यूल्स की escape होने की टेंडेंसी वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर द सोल्यूशंस ऑफ द वोलेटाइल सोल्यूट्स, जब हम कोई वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। उसने हमें बताया कि जब हम कोई दो कंपाउंड्स, कोई दो चीज़ों का मिक्सचर बना देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हमें कैसे सोल्व होकर वहाँ से मिलता है, उसकी मोल फ्रैक्शन एंड उसका जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है जब वो सिर्फ ओनली वही एक हो कंपोनेंट, उसमें कुछ भी और ना हमने ऐड किया हो, उसका जितना वेपर प्रेशर होता है दैट इनटू द इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यही हमें रोल्स लॉ बताता है, दिस इज नोन एज द रोल्स लॉ, ठीक है। तो रोल्स लॉ हमें ये फार्मूला बताता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू दी PA नोड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। PA नोड उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। अब देखिए फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, जब कोई आइडियल सॉल्यूशन होगा देन दी चेंज इन एंथैल्पी ऑन द मिक्सिंग एंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग आर 0। तो उसने बताया कि नो सॉल्यूशन इज आइडियल। A non-ideal solution is that solution in which solute and the solvent molecules interact with each other with different forces than the forces of interaction between the molecules of the pure components। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब A एंड A है, ठीक है, उसकी जो इंट्रैक्शन की फोर्सेज हैं एंड B एंड B है, उनकी जो इंट्रैक्शन की फोर्सेज हैं A और B की इंट्रैक्शन की फोर्सेज इन दोनों से ही डिफरेंट रहेंगी, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। सो देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो दी फर्स्ट वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जिसके रिजल्ट रोल्ट लॉ की एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर आए, ठीक है, ज़्यादा आए।
एंड देयर इज ए नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन जिनकी वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू से लो आएंगी, ठीक है। सो दीज सोल्यूशंस बॉयल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन द कंपोजिशन, सो दीज आर कॉल्ड द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो क्या बनाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते रहते हैं, बट उनकी जो कंपोजिशन है वो एक वहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं चेंज होती, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, आप लोग इसे डिटेल में रीड कीजिए। तो इसके साथ रिलेटेड हम एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला है, फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय। तो ये हमें रोल्स लॉ बताता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू दी पी ए नोड इंटू एक्स, यानी कि ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, यही होता है फार्मूला रोल्स लॉ का। अब देखिए सभी फॉर्मूलाज में उन्होंने क्या किया है कि एक्स बी को हटा दिया है, तो मोल फ्रैक्शन एक्स बी की जगह पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एक्स बी इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। एक्स ए एक्स बी में यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। सो देयरफॉर पी ए नोड इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोड, एक्स बी की जगह पर हम लगा देंगे 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। इसकी अब आप लोग ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, तो हमें एक्स ए वाली दो टर्म्स मिल जाएंगी, पी ए नोड माइनस पी बी नोड इंटू एक्स ए एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा पी बी नोड, ठीक है। तो हमने एक्स ए वाली दोनों टर्म्स को एक साथ यहाँ पर रख लिया, तो हमारा ये वाला आंसर बन रहा है सेकेंड वन, ठीक है। पी बी नोड बाहर है और पी ए नोड माइनस पी बी नोड, सो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फार्मूले को उन्होंने चेंज किया हुआ था, तो आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए इज 70 टोर, यानी कि पी ए नोड, ठीक है। ये हो गया 70 टोर आर द यूनिट्स, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द mm ऑफ Hg एट दिस टेम्परेचर। इट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन विद द अनदर लिक्विड B। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द B इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गई 0.2 एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन PT, ये भी हमें दिया गया है 84 टोर। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड B, हमें PB नोड सोल्व करना है। जैसे हमने अभी एक ऊपर फार्मूला बनाया था वैसा ही हमें यहाँ पर फार्मूला बनाना होगा। अगर हम XB की फॉर्म में यहाँ पर फार्मूला बना लें, ठीक है, तो वैसा ही हमें यहाँ पर एक सेम फार्मूला चाहिए। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू दी PA नोड प्लस PB नोड माइनस PA नोड इंटू XB। जैसे हमने ऊपर पिछले जो MCQ में फॉर्मूला बनाया वैसा ही अगर हम XA को चेंज कर दें XB में, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यूज यूज़ कीजिए, टोटल प्रेशर 84, PA नोड 70 प्लस PB नोड हमें सोल्व करना है, PA नोड 70 एंड XB इज 0.2। ये इधर जाएगा और यहाँ से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर बच जाएगा 14, ठीक है। PB नोड माइनस 70 इंटू दी 0.2 उस तरफ जाएगा और वहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन गया 14 बाई 0.2 इज इक्वल्स टू दी PB नोड माइनस 70। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बच जाएगा 70, तो 70 प्लस 70 PB नोड आपका बन जाएगा 140। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो स्पेशली ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा उसकी सोल्विंग इजी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली उसे सोल्व कर पाएँ। इसकी भी इजी थी सोल्विंग, तो ये आपका इजीली यहाँ पर सोल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं थर्ड MCQ, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द सोल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, जब पॉजिटिव डेविएशन यानी कि रोल्स लॉ से रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा आते हैं, यानी कि PA इज़ ग्रेटर दैन दी PA नोड इंटू XA, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, यस। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, आल्सो राइट। एंड पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब उनका जो है वो उनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है, उससे लोअर टेम्परेचर पर, क्योंकि प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया है तो हमें ज़्यादा हीट करने की बजाय वो लो टेम्परेचर पर ही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना लेता है, तो ये भी सही है। इसके ऑपोजिट अगर आपको आ जाए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, वो बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। एंड AB फोर्सेज आर मोर देन द AA एंड BB फोर्सेज, दिस इज रॉन्ग,
ठीक है। इसमें क्या होता है, AB फोर्सेस आर वीकर दैन दी AA एंड BB फोर्सेस, इसीलिए ही मोलिक्यूल्स ज़्यादा एस्केप होते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, फोर्थ। सो फोर्थ इज अवर आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। अभी मैंने आपको बताया है जिनमें इंट्रैक्शन वीक हो जाए वो बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए कि वाटर एंड दी नाइट्रिक एसिड, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सो देयरफॉर इट इज द नेगेटिव डेविएशन। वाटर एंड दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, ये भी बनाएगा नेगेटिव डेविएशन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी बनाएगा नेगेटिव डेविएशन। ओनली द बेंजीन एंड द मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल एक अल्कोहल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी थे, बट बेंजीन ऐड करने पर वो ब्रेक होने शुरू हो गए, क्योंकि बेंजीन तो बनाएगा नहीं, तो ये बनाएगा पॉजिटिव डेविएशन। इसमें फोर्सेस वीक हो जाएंगी, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिक रिंग है और मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स उस ग्रुप के कारण वहाँ पर वीक हो जाएंगे, सो देयरफॉर बेंजीन एंड मिथेनॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वल मासेस ऑफ द मीथेन एंड द ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन ए एम्प्टी कंटेनर। इक्वल मासेस हैं, ठीक है, तो मीथेन है, इसका भी मास x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन है, इसका भी मास x मान लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास आएगा हमारे पास मीथेन का 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो ये हमने क्या सोल्व कर लिए, मोल्स सोल्व कर लिए दोनों के। गिवन मास हमने x अज्यूम किया डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास, ठीक है, मोल्स हमने सोल्व कर लिए। उसने क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टोटल प्रेशर की क्या फ्रैक्शन वहाँ पर जो है वो शो करेगा, मतलब टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना हिस्सा होगा, वो हमें सोल्व करना है। उसके लिए आपको जस्ट ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन सोल्व कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों को ऐड कर लें, एलसीएम आएगा हमारे पास 32, तो दिस बिकम्स दी 2x प्लस x, सो दिस इज दी 3x बाई दी 32, ठीक है। ये आ गए टोटल मोल्स। सो हमें सोल्व करनी है ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन, ऊपर रखेंगे ऑक्सीजन के मोल्स x बाई 32, डिवाइड में रखेंगे हम टोटल मोल्स, ठीक है। 32 के साथ 32 कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, सो 1/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। उसने फ्रैक्शन पूछी है, तो टोटल प्रेशर का 1/3 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का होगा, सो देयरफॉर थर्ड वन इज द आंसर। ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी रिलेटेड ही बन जाती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो हमारी थर्ड है इसमें प्रॉब्लम केस स्टडी की। सो दिस इज रिलेटेड विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों को पता है कि क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि जब सोल्यूशन में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, तो उसके साथ रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट भी लो हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का। और फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस द सॉलिड फेस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस। लिक्विड एंड सॉलिड पर जब एक इक्विलिब्रियम बन जाता है डायनेमिक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेस। जो चीज़ फ्रीज हुई है उसका सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर और उसका लिक्विड फेस में वेपर प्रेशर, वो दोनों सेम हो जाते हैं। ए सोल्यूशन विल फ्रीज, जब हम सोल्यूशन बना देते हैं वो फ्रीज करेगा व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन फ्रीज करवाने के लिए हमें प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर उसका वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, तो ही वो हमें वहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, सो देयरफॉर देयर इज ए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमें ज़्यादा बताया गया है,
तो ये आप लोग रीड कीजिए और हम इसके MCQ अब सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला MCQ, ये डायग्राम जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए साथ में शो की है। ठीक है, ये आपको बीच में बिल्कुल नहीं बताई जाती, बताई जा भी सकती है, नो डाउट। ठीक है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम रीड करते हैं क्या बताया गया है। इन द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, क्या उसमें होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सोलवेंट इज मोर देन द लिक्विड सोलवेंट। सॉलिड सोलवेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है देन दी लिक्विड सोलवेंट। दिस इज दी रोंग। क्यों रोंग है, यहाँ से देखिए ग्राफ, दिस इज दी सॉलिड सोलवेंट एंड दिस इज दी लिक्विड सोलवेंट। ठीक है, तो ये रोंग हो गई स्टेटमेंट। ओनली सोलवेंट मोलिक्यूल्स सोलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज राइट, क्योंकि सॉलिड जो सोलवेंट होता है वही सॉलिड बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो ऑलरेडी ही सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो थर्ड इज आल्सो रोंग। फोर्थ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट, दिस इज द रोंग। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर है और सोलवेंट का वेपर प्रेशर ऊपर है, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। सो फोर्थ इज आल्सो रोंग, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द यूरिया, कॉमन साल्ट, सोडियम सल्फेट आर टेकन, द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट जिसमें आयंस बन जाएंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा शो करेगा। अब देखिए सबसे पहले है यूरिया। यूरिया तो एक मोलिक्यूल का एक ही रहेगा, कोई आयन नहीं बनाएगा। कॉमन साल्ट NaCl 2 आयंस बनाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 3 आयंस बनाएगा, एक सल्फेट का और 2 सोडियम का। तो फिर कितना रेशो आ जाएगा, 1:2:3। जितने आयंस बनाएगा उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर सभी का रेशो रहेगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वेंटो फैक्टर वाला टॉपिक सिलेबस में से हटाया गया है। राइट है, वो टॉपिक हटाया गया है, बट इसमें हम स्पेसिफिकली वेंटो फैक्टर के बारे में कुछ खास नहीं बात कर रहे हैं। ये जस्ट आयनाइजेशन होने पर कितने आयंस बनाता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने इस पर एक सिंपल सा ही आप लोगों को MCQ बताया है। वेंटो फैक्टर का जो मेन कोर उसका जो पार्ट होता है उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, इसके बाद है इफ़ द मोलैलिटी ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, मोलैलिटी हम कर दें उसकी डबल, then the value of the molar depression freezing point constant Kf will be, Kf की वैल्यू सिर्फ सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर ऑफ द सोलवेंट, आपका सोलवेंट कैसा है उसी पर यह डिपेंड करती है। मोलैलिटी ज़्यादा कर दीजिए, लो कर दीजिए, उस पर कुछ नहीं डिपेंड करता। मोलैलिटी तो सोल्यूशन में आप कितना सोल्यूट पा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। सो दिस इज देयर फॉर अनचेंज्ड। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्लियर है? हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता, उसके साथ मोलैलिटी चेंज होती, बट कांस्टेंट वाला Kf Kb वो सभी सेम रहेंगे। क्लियर है? इसके बाद है द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपको अभी बताया है कि Kf जो है, चाहे आपको Kf पूछ ले, Kb पूछ ले, ये सभी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सोलवेंट पर। हर एक सोलवेंट के लिए इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। आप लोग वाटर के लिए, बेंजीन के लिए इनकी वैल्यूज़ को जरूर याद कर लेना। क्लियर है? ठीक है, इसी में एक ऑप्शन के साथ है और इक्वल अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ग्रेटेस्ट कूलिंग। ग्रेटेस्ट कूलिंग मतलब कि ग्रेटेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किस केस में होगा, जो जितने ज़्यादा आयंस बनाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के, 3 सल्फेट के, कितने आयंस बन गए टोटल 5। इसका नो आयन, ये एक ही रहेगा, इसका भी नो आयन, ये क्या है, दिस इज दी सक्रोस, दिस इज दी ग्लूकोज एंड Ki, पोटाशियम आयोडाइड बनाएगा 2 आयन, तो सबसे ज़्यादा आयन बना रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद है कि कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन दी मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज, कैम्फर को मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है बिकॉज कैम्फर का Kf की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, Kf का एक और नाम है, दैट इज़ द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू इसकी हायर रहती है,
इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखना। इसका क्या फ़ायदा होता है, अब देखिए KF की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब हम इसका फार्मूला लगाते हैं डेल्टा TF इज़ इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी चाहे आप स्मॉल रख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ही मतलब उस कंपाउंड को यूज़ कर लीजिए। KF ज़्यादा होने के कारण हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके साथ कि उसको ऑब्जर्व करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो ओके। तो इस वीडियो का हमारा आखिरी ये है न्यूमेरिकल, इसके साथ आपकी 3 केस स्टडी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कवर। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीजेज एट दिस वन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन इतने टेम्परेचर मतलब कि माइनस में जाकर फ्रीज हो रहा है, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 0.093, पॉजिटिव साइन रखना है। ठीक है, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सेम सोल्यूशन, हमें एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट सोल्व करना है, डेल्टा TB हमें सोल्व करना है। KF और KB हमें बताएंगे, हम इसका फार्मूला लगाते हैं। डेल्टा TF का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, KF इंटू दी मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें यहाँ से सोल्व कर लेनी है, सो मोलैलिटी बिकम्स दी डेल्टा TF डिवाइडेड बाई दी KF। ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू है 0.093, KF की वैल्यू फॉर दी वाटर इज 1.86। ठीक है, जीरोस को हटाएं, 93 बाय आ जाएगा यहाँ पर 1000 और 186 इंटू आ जाएगा ऊपर 100। ठीक है, तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ये इस पर कैंसिल होगा 2 पर, सो दिस बिकम्स दी 1/20। तो मोलैलिटी आ चुकी है। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू दी KB इंटू मोलैलिटी। KB की वैल्यू क्या दी गई है 0.512 इंटू हम कर देते हैं मोलैलिटी, हमने अभी सोल्व की है, तो इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना है 2 पर, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.0256। ध्यान रखिएगा, एक ज़ीरो इसकी भी आएगी इसके साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0.0256। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब आपकी जो सोल्विंग है, जो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आपका इजी रहने वाला है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए केस स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट की ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे एक व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत ही जल्द आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी मिलने वाले हैं, और इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।